हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये मैथमेटिक्स फार्मूला क्लास 10th का फार्मूला है। सब हर एक चैप्टर वाइज मैंने इसको लिख दिया है। अब आप लोग जो है ये सारे फार्मूला को याद कर लीजिएगा। फार्मूला से भी आपको परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, या डायरेक्ट फार्मूला पर भी आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो बन जाएंगे। वास्तविक संख्याएं में एल्गोरिथम से मौसा निकालने के लिए आता है, या कभी कभी क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल दे दिया रहेगा, एचसीएफ दे दिया रहेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, तो ये वाला सूत्र आप आराम से ये वाला लगा लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। आइए नीचे देखते हैं शांत होने का शर्त। तो शांत होने का शर्त होता है कि जिसके हर में 2 हो या 5 हो, या नीचे अगर हर में 2 5 दोनों हो तो उसको हम लोग शांत कहते हैं। वही अगर भाग देने पर अगर 2.532 आ जाए, उसके बाद अगर कोई अंक नहीं पूरा कट जाए तो उसको भी हम लोग शांत कहते हैं। 7.354 वैसे 3 ठो हम उदाहरण दे दिए हैं। अगर नहीं कटे और पॉइंट में आते जाए तो वह अशांत हो जाएगा। अगला आपको ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, ये फार्मूला है। इसमें से कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा निकालने के लिए कहेगा तो चौथा आप निकाल सकते हैं। एक मैंने निकाल करके दिखा दिया है। दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा बटा पहली संख्या। आइए बहुपद में चलते हैं। बहुपद में कभी कभी समीकरण दे दिया जाता है और उसमें कहता है कि शून्यकों का योग और गुणनफल निकालिए। तो योग का आपको फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। कभी कभी क्या होता है कि भाजक भागफल और शेष दिया रहेगा, आपको कहेगा कि भाज्य निकालिए, तो इस फार्मूला पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ रहेगा। त्रिघातीय बहुपद इस टाइप के दिया रहेगा आपको, और कहेगा कि इसमें से बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालिए, या ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान निकालिए, तो ये सी बाई ए पर रख करके माइनस बी बाई ए, ये सब फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ जो रहता है एक्स क्यू के साथ वो ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वो बी के मान, एक्स के साथ वो सी के मान, डी के मान, यही इसमें भर देना है, बस आंसर आ जाता है। अब आते हैं समीकरण के बारे में समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण हम लोग किसको कहते हैं। तो रैखिक समीकरण में कोई भी पावर उसमें नहीं रहेगा, इसको हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। जिस पर घात 2 रहेगा उसको द्विघातीय कहेंगे, जिस पर घात 3 रहेगा उसको त्रिघातीय कहेंगे। अच्छा, द्विघातीय बहुपद, बहुपद जो है घात तो 2 रहेगा लेकिन इस बराबर में 0 नहीं रहेगा। अगर बराबर में 0 रहेगा तो द्विघातीय वो समीकरण कहलाता है। आइए हम लोग अब तीसरा चैप्टर में आते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। इसमें क्या होता है कि आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि बताइए यह, या आलेख बना देगा और कहेगा कि बताइए यह प्रतिच्छेदी होगा। तो जब हम लोगों को आलेख इस तरह का मिलेगा तो वो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इसी तरह का आलेख दे देगा और कहेगा कि बताइए इसका कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होगा। अगर आलेख दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि यह संगत होगा क्या, संगत, तो संगत होगा। और इसका शर्त क्या होगा, तो ये शर्त लिख देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये शर्त लिख देता है, कहता है कि ये शर्त जो है ये किसका है, ये शर्त जो होगा इसका हल कैसा होगा, तो अविरोधी होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बना करके पूछता है, तो इसको अगर याद कर लेंगे तो कभी भी गड़बड़ाएंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो। और कह देगा कि बताइए कि संपाती अगर हो ग्राफ, आलेख अगर संपाती हो तो उसके हलों की संख्या क्या होगा बताइए, तो उसके हलों की संख्या आश्रित होगा। और उसका शर्त क्या होगा, या बता कहेगा कि अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, तो ये वाला शर्त लिख देंगे, या ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो उसे मार देंगे। अगर कहेगा कि अनेक हल होंगे तो वह संगत होगा क्या, संगत, तो संगत होगा। ये सब एक लाइन से हमने आपके लिए लिख दिया है। आप जो है इसको देख करके और इसको इसी तरह से, ये सभी है समांतर, कोई हल नहीं होगा, असंगत, और नीचे जो है इसका ये शर्त हो गया और विरोधी हो गया। अब हम लोग आते हैं द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में सवाल को पहले 2-3 बार पढ़ना चाहिए, पढ़ करके तब उस सवाल को समझिए कि कह क्या रहा है। और कहे कभी उसमें क्वेश्चन आता है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो संख्याएं निकालिए। तो सबसे पहले आपको दो क्रमागत या लगातार संख्या कहे तो एगो x मान लेना है और एक x+1 मान लेना है। गुणनफल कहे तो गुना कर देना है, योग कहे तो योग कर देना है। वैसा ही क्रमागत सम या विषम संख्या कहे तो एगो x मान लेना है, और उसके बाद अगर दो कहेगा कि दो क्रमागत संख्या है तो x एक ठो मान लीजिए, x+2 मान लीजिए। अगर 3 कहे तो तीनों मान लीजिए। ऐसा ही बढ़ते जाएगा। और अब आप अपने दिमाग में ये बात रखना है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा होता है।
विवेचक बराबर क्या होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मूल निकालने का सूत्र ये हो गया आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। और मूलों की प्रकृति पूछता है, समीकरण दे देगा, कहेगा कि बताइए निम्न समीकरण का मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो उसमें डी का मान जो है वह निकाल लीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। और देखिएगा अगर वह मान 0 से बड़ा हो, यानी कि 1 2 3 4 जो भी प्लस में मान है, तो उसका जो है मूलों की प्रकृति होगा मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर 0 आ जाए, डी का मान अगर 0 आ जाए तो लिख दीजिएगा उसमें मूलों की प्रकृति मूल समान और बराबर होगा। अगर 0 से कम आ जाए, यानी कि अगर आपका डी के मान माइनस में आ जाए, तब मूल वास्तविक नहीं होगा। ये बात लिख देंगे हम। ठीक है, अब आते हैं समानांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में क्या करेंगे, आपका श्रेणी इसी तरह से रहेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। अगर ए का मान और डी का मान दिया रहे, कहे कि श्रेणी लिखने के लिए, तो इसी फॉर्मूला पर बढ़ाते जाएंगे, लिख देंगे। सर्वांतर कहे या पदांतर उसी को कहा जाता है। तो मान लीजिए कि 2 4 6 8 देवे, तो पहला पद को ए कहा जाता है, दूसरा पद को a2 कहा जाता है, पहला पद को a1, दूसरा को a2, तीसरा को a3। तो d1 यानी कि दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो d1 बराबर a2 माइनस a1, उसके बाद d2 बराबर a3 माइनस a2, ऐसे घटाते जाएंगे। और कहे कि बताइए tn बराबर क्या होता है, तो tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ रहेगा। कहे कि tn निकालिए, तो tn निकाल लेंगे हमारा आसानी से इसमें। अच्छा, योग निकालने वाला सूत्र जो है, एपी में योग निकालने के लिए कहता है आपको दिया हुआ रहेगा, कहे कि योग निकालिए, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। जिस प्रकार से ये एस का मान अगर दिया रहे, एस का श्रेणी दिया रहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1000 तक के अंकों को अगर जोड़ना हो, तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का। तो एन क्या है, 1000, लास्ट वाला जो अंक होगा एन का मान होगा। तो एन के मान के जगह पर 1000 रख देंगे और बाटा 2 कर देंगे, बस हमारा मान आ जाएगा। मान लीजिए कि 1 से 10 तक लो, तो एन का मान कितना होगा, 10 होगा। और 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 करके गुणा कर लेंगे, गुना करके भाग कर लेंगे, हमारा आ जाएगा। अब आइए त्रिभुज में आते हैं हम लोग। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, और ऑप्शन में रहेगा तो समरूप में मार देंगे। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए त्रिभुज के समरूप होने के लिए दो शर्त लिखिए, तो आप उसमें से लिख दीजिएगा, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति में और कोई निर्देशांक दिया रहे, जैसे 5 6 दिया हुआ रहे, तो वो कहेगा कि उसमें से भुज निकालिए। अगर दे दिया जाए 5 और 6, और कहे कि इसमें से बताइए भुज कौन है, तो ये पहला वाला भुज हो जाएगा आपका, भुज लिख दीजिएगा, 5 भुज हो गया। और कोटि कहेगा तो कोटि 6 हो गया। इसी तरह से पहला वाला जो होता है ना, ये एक्स वाला, तो एक्स हो गया आपका भुज, और वाई कोटि, आपको समझा करके लिख दिए हुए हैं। अच्छा, अगर ये ए और बी दो दिया हुआ रहे निर्देशांक, और कहे कि इस दोनों के बीच की दूरी बताइए, दोनों के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला है x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दिया हुआ किस प्रकार से रहेगा, इसे देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 2 दिया रहे और यहाँ 1 2 दिया रहे, तो ये होता है, ये पहला वाला होता है x1 के मान, और ये होता है y1 के मान, फिर ये x2 के मान होता है, और ये y2 के मान होता है। और उसके बाद ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका दूरी दोनों का आ जाएगा। आइए विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या होता है कि कहेगा आपको कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए कि ए और बी हो, और इसको कहेगा कि 2 अनुपात में 5 अनुपात 3 में इसको बांटा जा रहा है। ठीक है, तो कहे कि बीच वाले का आप सी का निर्देशांक निकालिए। तो ये विभाजन सूत्र ये जो है पर इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 2 निर्देशांक दिया रहेगा, तो यही x1 y1 का मान दिया रहेगा, यहाँ पर x2 और y2 का मान दिया रहेगा। और 5 और 3 जो है ये m1 का पहला मान होता है, और ये होता है m2 का दूसरा मान होता है, जो अनुपात में दिया हुआ रहेगा। इसी फार्मूला पर आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कोई, यहाँ ए और निर्देशांक इसका दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि 1 और 2 दिया रहे, और यहाँ 3 और 4 दिया रहे। ठीक है, 3 4 दिया रहे, तो कहेगा कि मध्य बिंदु का यहाँ पर सी कोई बिंदु हो, इसका निर्देशांक निकालिए। तो x1 प्लस x2 यानी कि इसका पहला और इसका पहला वाला को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो x का मान आ जाएगा और ये y के मान आ जाएगा।
ये दूसरा और इसका दूसरा वाला दोनों जोड़ कर दूसरा भाग दीजिए, हो जाएगा। एक त्रिभुज बना करके कोऑर्डिनेट में ही आता है इस प्रकार से, एक त्रिभुज बना करके यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, और तीनों का निर्देशांक आपको दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो इसमें सब में एक्स और वाई का मान ये तो जानते हैं, ये पहले एक्स वाला मान होता है, उसके बाद वाई, एक्स और वाई। तो पहला जो होता है वह x1 का मान होता है, और बी का पहला जो होगा x2 का मान, और सी का पहला जो होगा वह x3 का मान। पहले लिख लीजिएगा, फिर y1 का मान लिख लेना है, y2 का मान लिख लेना है, फिर y3 का मान लिख लेना है, और उसके बाद इसी फार्मूला पर रख देना है, आपको आराम से आंसर निकल जाएगा। अच्छा, संरेखी होने के लिए, तो संरेखी होने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब ये पहला वाला फार्मूला याद कर लिए तो संरेखी होने का उसी फार्मूला में बस बराबर 0 कर देना है। संरेखी होने अगर उसमें मान हम रख दिए, अगर कहेगा कि त्रिभुज ये है, बताइए कि ये संरेखी है कि नहीं, ठीक है, तो इसी पर हम बना लेंगे। इसी पर अगर 0 आ गया उसका आंसर तो संरेखी है, नहीं आया तो नहीं है संरेखी। समदूरस्थ होने के लिए यह फार्मूला है। दोनों अगर पी ए बराबर हो गया पी बी के, यहाँ से दूरी निकालेंगे, यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, दोनों अगर बराबर हो गया तो समदूरस्थ हो गया। आगे अगला पर त्रिकोणमिति में आते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में फार्मूला जो जो लगेगा वो मैंने लिख दिया है। तो एक त्रिभुज ये हो गया आपका, इसको कर्ण कहते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला आपको ये याद रख लेना है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। आइए नीचे जाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, ये सब सूत्र जो है आप याद रखिएगा। ये 3 ठो सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं, इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो ये सब आपको याद हो जाएगा। मान सारणी जरूर याद कर लीजिएगा इसको, मान सारणी याद कीजिएगा तभी मान वाला बढ़िया से बन पाएगा सवाल। कुछ चीज़ ये जो है, साइन थीटा का मान जो है 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, ये वाला चीज़ कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको देता है। कॉस थीटा का मान जो है 1 से घटकर 0 हो जाता है। टेन थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि टेन थीटा का सबसे बड़ा मान क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा तो 1 में मारिएगा। कॉस थीटा का मान 1 से घटकर क्या हो जाता है, और ऑप्शन में रहेगा 1, 0। तो ये सब चीज़ अपना याद कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब क्वेश्चन जो है बनाने में आपको काम आएगा, इसलिए आप लोग इस सभी को याद कर लीजिएगा। आइए अब आगे त्रिकोणमिति का देखिए। त्रिकोणमिति में पाई का मान जो होता है वह 180 डिग्री होता है, ये दिमाग में रखना है। ये याद कर लीजिएगा, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो इसी फार्मूला से जो है ये दोनों निकला है, ये साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, और ठीक इसी के उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। और ये याद कर लीजिएगा तो नीचे वाला दोनों आसानी से ये और ये निकल जाएगा। फिर इसको अगर याद कर लेते हैं तो ये और ये निकल जाएगा आपको, ठीक है। वैसा ही अगर इसको याद कर लेते हैं तो इसी को उलट दीजिए कॉट वाला में, तो ये हो जाएगा आपका। फिर आपको आगे जो है फार्मूला ये याद कर लेना है, जो जो घेरा हुआ है, और इसी से जो है ये 4 ठो जो है, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर यहाँ से जब हट जाएगा तो इधर केवल रूट चढ़ जाएगा। बस यही दिमाग में रखना है। तो आपको ये याद कर लेना है और इसको निकाल करके देख लेना है, तो ये 4 4 आपका आसानी से ये सब फार्मूला निकल जाएगा। आगे फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला। तो इससे जो है नीचे का 4 ठो आपको फार्मूला निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा आपको। अब आते हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है उसी सब पर बन जाएगा, लेकिन एक चीज़ जानने वाला उसमें है कि अगर उसमें रहता है टावर रहता है, कोई मीनार रहता है, तो ये जान लीजिए कि ऊपर जो कोण बनता है यहाँ, इसको अवनमन कोण ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है, और इसको जो ज़मीन होता है इसको क्षैतिज हम लोग कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। आइए अब आगे हम लोग क्षेत्रमिति में, क्षेत्रमिति से भी सवाल पूछता है, तो क्षेत्रमिति का भी सवाल कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो क्षेत्रमिति में जो है त्रिभुज आता है, त्रिभुज में वही त्रिकोणमिति में अगर आप याद कर लीजिएगा इसको, तो इससे ये वाला सब काम हो जाएगा आपका। और नीचे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये 1/2 आधार गुने ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आयत का जो है, ये तो हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा जो है यह बराबर होता है, तो इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं।
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण इसका रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह देगा। एक रूम है और अंदर के चारों दीवारों को रंगवाना है, तो ये फॉर्मूला आप लोग लगवा लीजिएगा, आ जाएगा आराम से। वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, वर्ग इस टाइप के होता है, ये सब भुजा उसका बराबर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप होगा 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। अब आइए चतुर्भुज में आते हैं हम लोग। चतुर्भुज चारों भुजाओं से बना हुआ जो है, और उसमें ऊंचाई भी होती है, इसलिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होगा। समांतर चतुर्भुज परिमाप तो वही आयत वाला हो जाएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया रहे तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। डी क्या है? D1 D2 विकर्ण है, नीचे लिख दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को कठिनाई नहीं हो, ठीक है। आइए वृत्त वाला हम लोग, वृत्त इस तरह का होता है, तो आधा जो होगा यहाँ से यहाँ, इसको त्रिज्या हम लोग कहते हैं, और पूरा जो यहाँ से यहाँ है इसको व्यास कहते हैं हम लोग। तो त्रिज्या को R से और D व्यास। जब आपको परीक्षा में जब भी या किसी भी क्वेश्चन में वृत्त में अगर व्यास दिया हुआ रहे तो उसको तुरंत जो है कन्वर्ट कर लेना है। क्या चीज़ में करना है कन्वर्ट? आर में कन्वर्ट कर लेना है, आर बराबर D/2, क्योंकि हर एक सूत्र में आपको आर मिलेगा, और मिलेगा तो जब आप आर का मान आपके पास होगा तब ना रखिएगा। तो पाई बराबर क्या हो गया आपका? पाई का मान भी याद रखना है, पाई का मान 22/7 होता है, और भाग दे दीजिएगा तो 3.14। कहीं कहीं सवाल में दिया हुआ रहता है कि आप पाई का मान 3.14 रखिए, तो आप उसी टाइप से रखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अच्छा, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय कैसे होता है? बाला जैसे होता है, ये बाला हो गया ना, तो ये जो जगह है इसी को वलय कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? ऐसे होता है, अंदर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बाहर का क्षेत्रफल उसको घटा दीजिए, हो गया वलय का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त माने आधा कटोरा जैसा रहेगा आपका। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आपको फार्मूला वैसे ही, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, अर्धवृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह कई कितने सवाल में आता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जरूर आता है परीक्षाओं में, तो या कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे हुए था ये सेम फार्मूला। तो ऑब्जेक्टिव में आपका, और फार्मूला याद कर लेते हैं तो बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, और सब्जेक्टिव तो बनेगा ही। और त्रिज्यखंड का परिमाप अगर पूछे तो ये वाला सूत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो ये सूत्र लगा लीजिएगा। वृत्तखंड का परिमाप, परिमाप का फार्मूला ये हो गया आपका, वृत्तखंड का परिमाप चाप की लंबाई प्लस पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, लघु चाप की लंबाई पूछे तो ये फार्मूला आपका हो गया। वृत्त के चतुर्थांश का क्वेश्चन सवाल आता है, पाई आर स्क्वायर बटा 4, यानी कि जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, चतुर्थांश मतलब कि जिसका चौथा भाग का निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें 4 से भाग लगा देंगे, चतुर्थांश आ गया। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं घन घनाभ में। घन तो जानते हैं कि वर्गाकार होता है, वर्ग से मिलकर के बना हुआ होता है, घर जैसा, रूम जैसा वर्गाकार हो। तो इसमें ये जो पार्ट है इसको कोना कहा जाता है, और ये किनारा कहा जाता है, और ये जो दीवार रहता है ये वाला, इसको फलक कहा जाता है। तो इसमें फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12, शीर्ष 8 होते हैं। घन का जहाँ तक सूत्र का सवाल है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, या एल क्यू भी कहते हैं इसको। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 6L स्क्वायर, और घन का विकर्ण √2 इंटू भुजा, यानी कि √3 इंटू एल। एल मतलब भुजा। और उसके बाद आते हैं घनाभ में। तो जिस प्रकार से घन में जितना फलक होता है, किनारा होता है, उतना ही इसमें भी होता है, क्योंकि पूछता है कि घनाभ में किनारों की संख्या कितना होता है, फलक की संख्या कितना होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आपका पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, या 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ऐसे भी याद बच्चा से पढ़ लेता है। घनाभ का विकर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो विकर्ण आपको इससे निकल जाएगा। आइए बेलन में चलते हैं। तो बेलन जैसे कि आकार से देख रहे हैं, बेलन टाइप के जो ढुल जाए, ढुलाने पर गोलाकार होना चाहिए, लंबाई भी होना चाहिए उसमें, इसको बेलन कहते हैं। तो बेलन का आयतन निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ कहेगा तो 2 पाई आर एच, पूर्ण पृष्ठ कहेगा या संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। खोखले बेलन का आयतन कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। उसमें बेलन में ही जो होता है एक बेलन अंदर रहेगा, और ये जो जगह बचेगा यही खोखले बेलन का आयतन, तो ये वाला फार्मूला पर आप बना लीजिएगा। आइए शंकु का, शंकु में आते हैं। तो शंकु तो जानते हैं कि बर्थडे वाला जो टोपी होता है वैसा ही शंकु होता है, ये वाला। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। शंकु का पूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया शंकु का। अब आइए हम लोग आते हैं गोला में। तो गोला का जो है ये आपका इस तरह का गोला हो गया और गोले का आयतन होता है, इसका त्रिज्या का मान दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि आर। तो आप आराम से फॉर्मूला निकाल, अगर व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या में बदल लीजिएगा, गोले का आयतन कहेगा तो 4/3 पाई आर क्यू। इस पर फॉर्मूला पर आराम से निकाल लीजिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहेगा अगर तो 4 पाई आर स्क्वायर। छल्ले का आयतन कहेगा, यानी कि गोला के अंदर गोला अगर हो तो उसको जो है इस फॉर्मूला पर निकाल लेंगे हम, ठीक है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर कहेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन कहेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये और प्राकृत संख्याओं का योग, मान लीजिए कि अगर प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे 1 2 3 4 इस तरह से दिया रहे और कहेगा कि इसका योग निकालिए, तो सबसे अंत वाला जो है जो 1 से शुरू हो और 4 लास्ट में है तो n का मान 4 हो जाएगा। तो 4 गुने ये n का मान के जगह पर 4 रखेंगे, 4 1 5 हो गया बटा 2, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 आ गया ना, 10 आ गया आपको। और जोड़िए तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 हुआ आपको। तो इस तरह से प्राकृत संख्या को जोड़ने के लिए फॉर्मूला आपका हो गया। अंतिम संख्या मैंने लिख दिया समझा करके। इसी टाइप से अगर आपको सम संख्याओं का योग निकालना हो, जैसे दिया रहे कि 2 4 6 इसी तरह से, तो इसका सम संख्याओं का लगातार संख्याओं का योग इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। विषम संख्याओं का योग कैसे निकालिएगा, मान लीजिए कि 1 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 5 7, तो इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, उसी तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सांख्यिकी में। सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछता है, तो वर्ग चिन्ह निकालना रहेगा। तो आराम से वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अच्छा, माध्य निकालने के लिए आपको 4 ठो खंधा इसे बना लेना है। 4 खंधा आपको 2 ठो दिया हुआ रहेगा सवाल में, वर्ग अंतराल बराबर दिया हुआ रहेगा। आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह वाला खंधा बना लीजिएगा। उसके बाद f इंटू एक्स वाला खंधा निकाल लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब देखिए जो बारंबारता होता है वही f का मान होता है और जो वर्ग चिन्ह होता है वो x का मान होता है। इसमें गुना करके यहाँ पर लिखते जाइएगा और इस सब को जोड़ करके यहाँ लिख देना है सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ का मान, और इसी फार्मूला पर रख दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, माध्य निकल जाएगा। माध्यिका के लिए आपको 3 ठो खंधा बनाना पड़ेगा, वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता का 2 ठो आपको दिया हुआ रहेगा। तीसरा संचयी बारंबारता आप निकाल करके और यहाँ पर 1n/2 से ठीक बड़ी ये सब लिख करके और इसी फार्मूला पर डाल दीजिएगा तो आ जाएगा। इस फार्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा कि ये जो फार्मूला है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बहुलक के लिए क्या कीजिएगा कि बहुलक में 2 ही खंधा चाहिए हमको, 2 ठो दिया हुआ रहेगा सवाल में, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो बस नीचे से ये शुरू कर देना है, सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल छांट लेना है, इन सभी का मान बैठा देना है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आइए नीचे हम अगर एक लाइन में दिया रहे अंक और उसमें कहे कि माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकलेगा, तो एक एक मैंने एग्जाम्पल बना दिया है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 5 का माध्य है, माध्यक बहुलक है निकालने के लिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ करके और गिन लेना है कैठो है, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से भाग दे दिए तो इतना आ गया। और अगर यही कह देवे माध्यक निकालने के लिए, तो माध्यक में सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजा लिए तो सबसे बीच में देखेंगे, तो बीच में तो ये दोनों छट गया, ये दोनों छट गया, तो बीच में तो हमको 2 ठो आ गया, तो 2 ठो आ जाएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए कि बीच में 1 ठो आ जाए तो 1 2 3 कहे कि माध्यक निकालिए, तो दोनों ओर से छाँट दीजिएगा और माध्यक क्या होगा बताइए तो माध्यक सीधे सीधे बीच में एगो बच गया तो वही 2 हो गया आंसर, इजी है ना। अब आइए बहुलक। तो अगर यही संख्या अगर दिया हुआ रहे, ये वाला संख्या कहे कि बहुलक बताइए कितना होगा, तो सबसे अधिक बार जो अंक है वही बहुलक हो जाता है। तो बहुलक बराबर लिख देंगे, जैसे 2 बार 5 है, बाकी सब तो 1 बार है, तो 5 ही बहुलक हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझने के लिए दिए हैं सबसे अधिक बार आने वाला अंक बहुलक कहलाता है। और नीचे कभी कभी क्या होता है कि देता है बहुलक और माध्य, कहेगा बहुलक माध्य देगा, कहेगा कि माध्यक निकालिए तो माध्यक निकाल लीजिएगा, कोई भी 2 दे देगा तो तीसरा वाला आप निकाल सकते हैं आराम से। आइए प्रायिकता में कोई भी दशमलव में मान दे देवे, 0 मान लीजिए कि अगर दे दे 0.4 और कहे कि शेष मान निकालिए, तो ये फॉर्मूला निकाल कर 1 में से घटा दीजिएगा सीधे,
1.0 दे करके और घटा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। और कभी कभी जो है कहता है कि बताइए प्रायिकता में कौन सा सूत्र सही है, और ये वाला सूत्र दे देगा। इस बार पूछे हुए था तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। अब देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी देता है, जिस घटना का घटित होना असंभव हो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है। जब असंभव होगा तो उसका 0 हो जाएगा। वह घटना जिसका घटना निश्चित हो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 1 होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अच्छा, 2 ठो अगर पासा जब भी कहेगा तो इस तरह से आप जरूर निकाल लीजिएगा। कुल जो है उसका घटना 36 होगा, और इसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए कि 12 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 12 6 और 6 12 योग योग कह देगा कि योग उसका 12 आना चाहिए। तो इसमें एक ही ऐसा अंक है जिसका योग 12 आएगा, वो है नीचे 6 और 6, तो 1/36 हो जाएगा। इसी तरह से आपको पासा में जो है, हम लोग जानते हैं लूडो वाला जो छक्का होता है उसमें 1 से 6 तक रहता है, 1 से 6 तक लिख लीजिएगा। कुल पीस का 6 हो गया। और कहेगा कि 4 से अधिक आने की प्रायिकता 4, और 4 से अधिक 2 थोड़ा है, तो 2/6 करके काट देंगे, 2 तिया 6, 1/3, दिमाग लगा देंगे आराम से। अच्छा, ताश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ताश में कुल 52 गो पत्ता होता है। इक्का उसमें 4 गो होता है, बादशाह 4 गो, बीबी 4 गो होता है, गुलाम 4 गो होता है। अच्छा, उसमें 4 रंग का पत्ती होता है, काला पान 13, इटिया 13, लाल पान 13, चिड़िया 13, तब ना 52 हुआ चारों मिला करके। अच्छा, सिक्का से भी क्वेश्चन पूछता है, तो सिक्का में 2 पृष्ठ होता है, हेड और टेल 2 पृष्ठ होते हैं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिक्के में कितने पृष्ठ होते हैं, तो इसको आसानी से। तो आशा है कि आप सभी फार्मूला को अच्छा से समझ गए होंगे। इन सभी फार्मूला को आप अच्छा से याद कर लीजिए, आपके परीक्षा में ये बहुत ही काम करेगा। ठीक है, और इसी तरह से आपको बाकी सभी विषय का वीडियो धीरे धीरे आते जाएगा, आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। आप आपकी परीक्षा में जो है आपकी बार अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरा आशा है। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।